चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हैंड टूल में हमने हैमर खत्म कर दिया था और चीजल खत्म कर दिया था। ठीक है, हैमर और चीजल हमने खत्म कर दिया था। चलिए, हैमर और चीजल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मैंने और बताया था आपको कि चिपिंग। उसको 2 मिनट खत्म कर दें, फिर अपन इस पे चलेंगे, है ना? तो ये चिपिंग क्या होता है जानते हैं? लास्ट क्लास में जब हमने चीजल देखा था, छेनी देखा था, छेनी के टाइप्स देखे थे, और उसका कटिंग एंगल देखा था कि भाई किस मटेरियल के लिए कौन से एंगल का यूज किया जाता है। ये सब कुछ हमने देख चुका था। उसी से रिलेटेड एक चीपिंग ऑपरेशन होता है। चीपिंग मतलब क्या होता है? चिप्स, चिप्स निकालना, है ना? चीपिंग ऑपरेशन, चीपिंग ऑपरेशन। ये चीपिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो सर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी धातु की ऊपरी परत को छील के निकाल देते हैं। ठीक है, धातु की ऊपरी परत को छीलना, चिप्स निकालना, छिलके के रूप में निकालना ही क्या कहलाता है? चिपिंग कहलाता है। तो सर, जॉब की ऊपरी सतह को छीलना, छीलना छीलना या इसी को बोलेंगे चिप निकालना, निकालना चिपिंग कहलाता है। चिपिंग कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में एक ये जॉब है। ये एक जॉब है, इसकी ऊपरी सतह को हमें छीलना है। तो छीलने के लिए हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। लाइकस मैं अभी चीजल छेनी का ही उपयोग कर रहा हूँ। किसका उपयोग कर रहा हूँ मैं? छेनी का उपयोग कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक छेनी लगा दिया। इस टाइप से मैंने एक छेनी लगा दी। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है? कटिंग टूल है। ये क्या है? कटिंग टूल है। ठीक है, तो ये कटिंग टूल का क्या होगा? अक्ष, एक्सिस। ये कटिंग टूल का क्या होगा? अक्ष होगा या एक्सिस होगा? अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है सर। ये क्या होगा? ये है सर जॉब का एक्सिस, जहां पर जॉब रखी गई है। और ये उससे लंबवत, ये इससे क्या है? लंबवत। ये अक्ष है। ये क्या है? अक्ष है। अरे है या नहीं है? तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ढलान नजर आ रहे होंगे, अलग अलग आ रहे हैं। कुछ अलग अलग क्या नजर आ रहे होंगे? ढलान नजर आ रहे हैं। वही हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पहली ढलान नजर आ रही होगी यहां पर, इसके बीच में दिख रहा है, मतलब टूल। ये क्या है आपका? टूल। इसको मैं टूल बोल दूं, कटिंग टूल। टूल और जॉब। लेकिन टूल का क्या है? ये सेंटर। टूल का क्या है? ये सेंटर। ठीक है, टूल का अक्ष है। टूल के अक्ष और जॉब के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं झुकाव कोण। कौन सा कोण कहते हैं? झुकाव कोण कहते हैं। कौन सा कोण है ये? झुकाव कोण है, कि भैया ये कितना झुका हुआ है। जैसे हम निकालते हैं ना कि स्क्राइबर को उपयोग करते समय जॉब की सतह से 30 डिग्री रखना चाहिए, बोलते हैं प्रिक वाले को 15 डिग्री पर रखते हैं। पढ़ाया है मैंने, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? जो आपका कटिंग टूल है
उसके एक्सिस से जॉब के बीच का जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, झुकाव कोण। ये वाला जो कोण है वो कौन सा है, झुकाव कोण, झुकाव कोण। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। अच्छा सर, अब अगर मैं यहां पर देखूं, इसको मैंने थोड़ा दूर लिख दिया ताकि दूसरे कोण यहां पर आ जाए। अब इसमें ये वाला जो एंगल होता है अंदर के अंदर वाला, ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल है। तो सर आपने बताया था ये पॉइंट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, बिंदु कोण कहते हैं इसको। अरे कहते हैं ना पॉइंट एंगल। बिंदु कोण, याद करो यही तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा था सर। कहां पर, तो प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच, इसमें सेंटर का कोण ही तो पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो पॉइंट एंगल हमने वहां देखा था, तो यही वो पॉइंट का एंगल है। कितना होता है, तो सर ये जो भी पॉइंट के बीच में एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट एंगल। अब दो कोण और निकलते हैं। जैसे मेरे पास ये टूल है और ये सरफेस है, तो जब इस टूल को सरफेस के ऊपर चलाऊंगा इस टाइप से, तो चिप किधर निकलेगी, चिप निकलेगी सर यहां से ऐसी, है ना। तो टूल के जिस सतह के ऊपर चिप बहती है, चिप फ्लो होती है, वो फेस होता है। या इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि टूल के फेस के ऊपर ही हमेशा चिप फ्लो होती है। तो जहां पर चिप फ्लो होगी उसको क्या कहेंगे, फेस। क्या कहेंगे, फेस। और जिधर से काटता है उसको बोलते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं, फ्लैंक। ये सब अभी लेथ मशीन में कटिंग टूल में पढ़ाऊंगा, अभी तो आगे जाके देखेंगे अपन। मतलब ये वाला कहलाएगा आपका फ्लैंक। क्या कहलाएगा, फ्लैंक। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, फेस। इसको थोड़ा सा लाइन को मैं हटा दे रहा हूं। ऐसा है ना। तो ये वाली जो एज है ये क्या कहलाती है, फेस। अभी हटा लिखा छोड़ दूंगा, क्या कहलाएगी, फेस। और ये वाली सतह क्या कहलाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये फेस और ये क्या कहलाएगी, फ्लैंक। यहीं से चिप बहेगी ना, ऐसी ऐसी चिप बहेगी, तो इसको बोलेंगे फेस और इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक, ठीक है। तो जिस सतह के ऊपर से चिप बहती है उसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, फेस। अभी इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं है, इसका तो कोई मतलब है नहीं है। हमारे दो ही चीज है, एक है आपका, दो कटिंग एज दिख रही है आपको, एक इधर वाला सतह और एक इधर वाली सतह, ऐसे रहेगा ना टूल। तो एक इधर नीचे वाली और एक ऊपर वाली, तो जिसके ऊपर चिप बहेगी वो फेस और नीचे वाला फ्लैंक। वेरी गुड। तो हमने क्या करा, अब इनके बीच में देखते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपने गलती से ये एंगल नहीं रखा, ये रखते रखते ऐसे जीरो कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इधर तो काटेगा, ये इधर काट चुका है और ये वाला कट चुका है। कट चुका है मतलब इसको फिनिश बोलेंगे हम। और इधर पर अभी आगे काट रहा है ना, लेकिन इधर तो फिनिश हो गया है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये टूल टच हो रहा है, तो फिनिश जॉब को नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है स्क्रैच वगैरह आ गए, या यहां से और कुछ एक्स्ट्रा काट दिया उसने, कुछ भी कर सकता है वो। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ये चिपक गया तो यहां से तो काट के निकल गया, लेकिन ये नोक इससे टकराएगी और हो सकता है गड्ढा खींच दे, लाइन खींच दे, स्क्रैच ला दे, तो जॉब फिनिश नहीं हो पाएगी। तो सुपर फिनिश जॉब को नुकसान देगा, सुपर फिनिश जॉब को नुकसान देगा। दूसरा, ऐसे सोते सोते टूल को चलाने के लिए खरोचने में ताकत भी ज्यादा लगेगी, मतलब पावर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है।
तो पावर तो चलो ठीक है, हम एडजस्ट कर भी लेंगे कि बड़ी मशीन लगा दी है, ये कर दी है, वो कर दी है, बट प्रॉब्लम कहाँ जाएगी कि हमारी जो फिनिश जॉब है वो बेकार हो रही है। फिनिश जॉब बेकार हो रही है, शेप साइज में बिगड़ जाएगा, फिर उसको सुपर फिनिश करोगे तो और डायमेंशन कम हो जाएंगे, तो दिक्कत होगी। इसलिए ये जो इसके बीच का कोण है, इसका नाम अभी बताऊंगा, इसके बीच का जो कोण है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर इसको कौन सा नाम देंगे हम? तो ये बीच के क्या बताता है, छूट को बताता है कि कुछ ना कुछ छूट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्लियरेंस। क्या कहते हैं? क्लियरेंस। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे सर? क्लियरेंस एंगल। कौन सा एंगल है ये? क्लियरेंस एंगल। इंक्लूड एंगल भी कहते हैं इसी को। इसी को क्या कहते हैं हम? इंक्लूड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, आप तो क्लियरेंस से याद रखो, क्लियरेंस मतलब छूट। क्लियरेंस मतलब क्या होता है? छूट, अवकाश, कोण। ठीक है, अब उसी प्रकार सेम टू सेम क्या होगा, ये इधर जो चिप निकल रही है, चिप के आधार पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया अगर आपने पूरा पूरा खड़ा खड़ा काट रहे हैं तो पावर ज्यादा लगेगा। अच्छा, इधर से काटेंगे तो थोड़ा सा पावर कम लगेगा और अच्छी फिनिश जॉब करेगा, लेकिन इधर से खींचते ही उल्टी डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ज्यादा लगेगा। हाँ, लेकिन वो मेटल्स के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हैं। 90 अंश भी कर सकते हैं, 90 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 90 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन 90 से कम करना हमारे लिए फायदेमंद रहता है। मतलब यहाँ पे जो कोण रहेगा वो इस वर्टिकल के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? वर्टिकल के साथ। तो इसके फेस के साथ में एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? इसके फेस के साथ में एक कोण बनाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ये कोण? तो इस कोण को कहते हैं रेक एंगल। क्या कहते हैं? रेक एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? रेक एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये एंगल कहलाता है रेक एंगल। रेक एंगल, रेक, रेक कोण। कौन सा कोण है ये? रेक कोण। तो रेक कोण किसके बीच में बनता है? तो चिप और फेस के बीच में। या हम बोले कि सर जिस सतह पर चिप बहती है वहां पर जो कोण रहेगा वो रेक कोण होगा। उसको सही स्पेसिफाइड करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जॉब की सतह से 90 डिग्री और फेस, टूल का फेस और जॉब की सतह से 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है आपका रेक एंगल। जॉब के सतह के हॉरिजेंटल और फ्लैंक के बीच में, ये फ्लैंक है ना, तो फ्लैंक के बीच में या टूल के बीच में या कटिंग एज के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे? क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। खैर यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आगे जाके लेथ मशीन पढ़ोगे, टूल पढ़ोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये कभी भी कितना नहीं होना चाहिए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हाँ, ये क्या करेगा? फिनिश जॉब को डिक करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, खरोच देगा। प्रैक्टिकली कितना होता है? तो ये 7-8 डिग्री तक होता है ना, 7-8 डिग्री तक। ज्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर पावर ज्यादा लगेगा, पावर ज्यादा लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, यहां से क्वेश्चंस उठा के पूछेगा कि भैया ये बताओ कौन से धातु के लिए कौन सा कोण कितना होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं अगर इसको चीजल मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? चीजल। तो बताओ जो झुकाव कोण है, जो झुकाव कोण है वो कितना लिया था हमने? लिया था ना इससे पहले, कितना लिया था सर? तो सर 35 to 70 डिग्री। कल मैंने एक टेबल भी बना के दिया था आपको, यही था। अरे यही था। ठीक है, इंक्लाइंड एंगल। अब दूसरा क्लियरेंस एंगल,
इसी के साथ में है ना। क्लियरेंस एंगल ये 7 से 8 डिग्री तक होना चाहिए। जीरो कभी भी ये हो नहीं सकता, जीरो आपको कभी भी मानना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मान लिए तो 10 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं जाना है। 7 8 ही प्रैक्टिकल है कि आपको 7 8 रखना है, ठीक है। उसके बाद में रेक एंगल, रेक एंगल रेक एंगल तो आप बोलोगे सर रेक एंगल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ये 90 से कम तो रहेगा, जीरो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। जीरो से ज़्यादा, 90 से कम। लेकिन जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाओगे तो पावर ज़्यादा लगेगा। तो हमको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना, 18 से 22 के बीच में आप रख सकते हो। वैसे 15 से 22 के बीच में भी रखते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ कि आप एक काम करो, 20 डिग्री रख दो। मोटा मोटा याद रखने के लिए कितना रख दो, 20 डिग्री रख दो। कितना रख दो आप, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, बट एग्जाम में धातुओं के आधार पर ये एंगल बदल जाएंगे, धातुओं के आधार पर ये एंगल बदल जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? ये पॉइंट एंगल था ना कल का, बताए भी बिंदु कोण था ना कल का, ये अलग अलग है ना पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल इतना होगा, तो अब बीच का ये वाला एंगल झुकाव कोण निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे निकाल सकते हैं ना, मान लेते हैं कि सबसे छोटा ये 35 है, 40 तो होगा ही होगा मान लो। तो 40 ये है तो आधा आधा कर दो, 20 ये 20 ये, तो ये कितना हो गया आपका 10। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। कम से कम निकलेगा। अच्छा, ये 40 ही नहीं है, इससे ज्यादा भी है। तो ये अगर 50 हुआ तो, 60 हुआ तो ये बदलते जाएगा रिक्वायरमेंट के आधार पर। अरे बदलते जाएगा ना। तो वो देख लेंगे कि कितना होने वाला है अभी कैलकुलेट करके। क्या करके, कैलकुलेट करके। हमारे पास कौन कौन सी धातु थी सर? कम से कम 4 तो पता होने चाहिए। कौन कौन से मालूम होने चाहिए? ठीक है, स्टील था, कास्ट आयरन था, कॉपर था, एल्यूमिनियम था। अरे था, यही थे। कौन कौन से? स्टील जिसको हाई कार्बन स्टील बोल सकते हो, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। अरे यही थे, ठीक है। कॉपर के साथ क्या था? ब्रास। और इसके साथ क्या था? टिन। टिन ही था, है ना। इस पर अगर हम एंगल की बात करें, जो पॉइंट एंगल हमने पढ़ा था, कितना था पॉइंट एंगल? अलग अलग चीजल के लिए अलग अलग था, बट एवरेज माने तो ठीक है। यहां पर आपको पॉइंट एंगल, इसको मैं मान लेता हूँ 65। ये तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। कास्ट आयरन को और कम कर दो, 60, ठीक है। कॉपर ब्रास है तो उसको और कम कर दो, 45। 45 पे लिया था ना अपन ने, 45। और एल्यूमिनियम है तो 35 ले लो या 30 ले लो। इस टाइप से आपको ये दिया रहेगा। आपको पूछेगा कि भैया, ये तो खैर आपने ऑलरेडी याद रख चुका है। आपको ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा झुकाव कोण कितना होता है। झुकाव कोण, क्या पूछेगा? झुकाव कोण। क्योंकि यही तो था, बाकी सब तो लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके थे। झुकाव कोण, झुकाव कोण, ये इंपॉर्टेंट है। सर कैसे निकालेंगे? हम्म, झुकाव कोण कैसे करेंगे?
तो झुकाव कोण जो होगा वो होता है आपका जो बिंदु कोण है, जो बिंदु कोण है उसका आधा करके 7 जोड़ दोगे। आधा करके क्या करोगे? 7 जोड़ दोगे। जैसे पहले की स्थिति में कितना है? 65/2 + 7 कितना हो जाएगा सर? ये हो गया 32.5 और ये 7, 39.5। तो अगर आपके लिए आपको पूछा कि भैया हाई कार्बन स्टील के लिए कितना होता है, तो 39.5। अच्छा, उसी प्रकार कास्ट आयरन का कितना हो जाएगा? 37। इसका कितना हो जाएगा? 29.5। अरे 22.5 और 7, इसका कितना होगा? 15 और 7 22। समझ में आ रहा है? तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। एक चीज और याद रखेंगे, माइल्ड स्टील का भी एग्जामिनर पूछ लेता है। किसका? माइल्ड स्टील का। ये तो आपका हाई कार्बन स्टील है, एमएस माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील के लिए एंगल इन दोनों के बीच में रख दो, लगभग 55 के आसपास। 55 के आसपास रखोगे तो कितना होगा? 55 का आधा 27.5। 27.5 में 7 जोड़ दो, 34.5, इतना ही होगा। तो 34.5। ये एग्जाम में बहुत बार आए हुए, ये एग्जाम में बहुत बार आया। और कठिन क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका रिलेशन पूछ सकता है कि भाई इसका रिलेशन क्या है। पॉइंट एंगल तो मैंने कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पॉइंट एंगल तो पढ़ा लिया हूं। तो इसको रट लेना, ये वाला रट लेना, ठीक है। एम एस है 39.5, इससे कम करते जाओगे अब, है ना। तो कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन का हो जाएगा आपका 39 के पहले 37। फिर कास्ट आयरन छोटा माइल्ड स्टील है, तो 37 से कम होगा 34.5। अच्छा, उसके बाद में क्या है आपका? कॉपर है, तो उससे भी और कम हो जाएगा 29.5। उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम है, और कम हो जाएगा 22। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम किस पे चर्चा करेंगे? फाइल पर, ठीक है। फाइल देखते हैं फिर। क्या होता है जी फाइल? फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल है। चलिए, कुछ इस प्रकार से आपको अलग अलग फाइलें नजर आएंगी। तो फाइल क्या होता है? एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक है, हाथ से काटने वाला औजार है, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है? जब कटिंग टूल हम देखेंगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ये होता है कि सर, जब कटिंग एज, काटने वाली जो सतह है, काटने वाली जो किनार है वो केवल एक हो, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे चीजल छेनी था, ठीक है, एक ही पॉइंट से काट रहा था। लेकिन वहीं पर हम बात करें आरी, आरी जानते हैं, हेक्सा, बहुत सारे कटिंग पॉइंट होते हैं। उसी प्रकार आपका ये रेती जो है, रेती में भी बहुत सारे कटिंग पॉइंट होते हैं। तो ये आपका क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आ जाएगा।
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट मतलब बहुत सारे बिंदुओं पर ये काटने का कार्य करता है। बात करें धातु की, तो सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, काटने वाला है तो क्या बनेगा? मटेरियल क्या होगा? हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील है तो क्या रहेगा ये? हार्ड एंड टेम्पर रहेगा। हार्ड एंड, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है जिसको हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। कौन सा हिस्सा है जिसको हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं? तो सर जाहिर सी बात है, इतना हिस्सा तो काटने के लिए यूज होगा। तो ये तो अगर मुलायम रहेगा तो मुड़ जाएगा कहीं से भी। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये लकड़ी के अंदर चला जाएगा या प्लास्टिक के अंदर चला जाएगा। अब ये कठोर होगा, तो आप हाथ से जब इसको फोर बल लगाओगे तो ये इसके ऊपर वाले कवर को काट देगा। काट देगा। तो ऐसी स्थिति में फिर तुम आपका जो कवर है वो ढीला पड़ जाएगा। ये वाला कवर क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाएगा। तो हम इसको कठोर नहीं बनाएंगे। कठोर अगर बना दी तो गलती हो जाएगी। वो खुद तो कटेगा नहीं, दूसरे को काटेगा, और दूसरे को काटेगा तो फिर नुकसान होगा, है ना। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? नरम रखते हैं। ठीक है। तो इस पूरी फाइल में एक ऐसी चीज है जिसको हम हार्ड नहीं करते, उसका नाम क्या है? टैंग। तो यहां पर याद रखेंगे हम कि टैंग को हार्ड नहीं करते हैं। हार्ड मतलब जानते हैं ना? क्या? कठोर करना। मजबूत नहीं, कठोर करना। हार्ड नहीं करते हैं। कठोरता का मतलब होता है कि खुद नहीं कटेगा, दूसरे को काटेगा। खुद नहीं घिसेगा, दूसरे को घिस देगा। तो घिसाव का रोधी हो। घिसाव रोधी हो। काटने, दूसरे धातु को काटने की क्षमता रखता हो, वो होता है कठोरता। ठीक। बात समझ में आ गया? अरे आ गई भैया इतनी चीज। तो ये तो हो गया धातु। अच्छा, इसको स्पेसिफाइड कैसे करेंगे? स्पेसिफाइड मतलब निर्दिष्ट कैसे करेंगे? तो सर फाइल हमने देखा है, जब हम लैब में गए थे तो कुछ हमको फाइल ऐसी नजर आई। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, छोटा छोटा डायग्राम या दो डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर आपको ये कट जो है वो दो प्रकार के ऐसे नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर ये भी खैर उसी का टाइप है। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको कट अलग नजर आ रहे होंगे, इसमें कट अलग नजर आ रहा होगा, इस पे कट अलग नजर आ रहा होगा। आ रहा है। तो इस पे कट क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो कट तो होगा ही होगा। कट तो होगा ही होगा। दूसरा सर, अब आकार में देखोगे तो ये देखो ऐसा गोलाकार टाइप का दिख रहा है, ये आधा गोला जैसे। ठीक है, ये बिल्कुल गोल छड़ जैसे दिख रहा है, ये चपटा दिख रहा है। तो इसके आकार भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग। तो सर आकार के आधार पर भी हमको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई भी आप अलग अलग देख सकते हैं। कोई छोटी रेती आती है, कोई बड़ी आती है। ठीक है। अभी साइड में प्रैक्टिकल रूम है, उस पर जाके देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो अलग अलग लंबाई की भी आते हैं। तो लंबाई के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो? निर्दिष्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें ही दो डायग्राम देखोगे तो इन दो दांतों के बीच की दूरी यहाँ ज्यादा दिख रही है और यहाँ हमको क्या दिख रही है? कम दिख रही है। अरे दिख रही है, नहीं दिख रही है? इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफाइड बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? लंबाई, आकार, ठीक है, कट, कट के आधार पर भी।
और ग्रेड के आधार पर भी। किसके आधार पर? ग्रेड के आधार पर भी। किसके आधार पर सर? ग्रेड के आधार पर। ये ग्रेड क्या है? ग्रेड क्या है? तो ग्रेड है दो दांतों के बीच की दूरी। दांते जानते हैं ना? दो दांतों के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रेड। और चूड़ियों में, दो चूड़ियों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच। तो यहाँ पे पिच बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उसको ग्रेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेड के नाम से। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो फाइल एक हैंड कटिंग टूल है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और इन चीज़ों से इसको क्या कर सकते हैं हम? स्पेसिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफाइड करते हैं। अच्छा, अब ये कटिंग किसके कारण करता होगा? बोलो। दांतों के कारण। ठीक है, दांतों को क्या बोलते हैं? एब्रेसिव। क्या कहते हैं? एब्रेसिव। ठीक है। तो कटिंग किसके कारण करता है ये? कटिंग ड्यू टू, मतलब काटता है एब्रेसिव द्वारा। ये एब्रेसिव क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ, दांते। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल वे में आप बोल सकते हो दांते। ठीक है। दूसरा, चीरखर। चीरकर, जिसको बोलते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। ठीक है। और क्या कर सकता है, कैसे निकाल सकता है, किस प्रकार से और मटेरियल को काट सकता है? तो एब्रेसिव दांते से हो गया, चीरकर हो गया, और किस तरीके से हो सकता है? तो फ्यूजन मेथड से भी। किससे? फ्यूजन से भी। ये फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब सलियन कहते हैं इसको। मतलब जब घिस के गर्म हो जाता है तो भी धातु झड़ना चालू कर देता है। तो ये तरीके हैं जिससे आप धातु को हटा सकते हो। धातु को आप हटा सकते हो। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये वो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? धातु को हटा सकते हो। ठीक है। तो धातु को हटाने के ये बेसिक तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धातु को हटाने के क्या है, कुछ बेसिक तरीके। क्लियर है? अब हम इसके कुछ पार्ट्स की चर्चा कर लेते हैं कि सर इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं और उनका मेन काम क्या होता है। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य भाग कौन कौन से हैं और इनका काम क्या क्या है। तो ये सब डेफिनेशन लिखवाऊंगे, फेस, टेंग, हैंडल क्या होता है, हिल क्या होता है, समझ जाएंगे ये, है ना? तो बस मेन क्या काम है वो मैं उसी में ख़त्म कर देता हूँ, है ना? चलो, तो कुछ इसके पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि भाई इसके पार्ट्स। इसी को ले लें और एक इसको ले लेते हैं ना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी लेंथ की। किधर गया? फाइल की लेंथ।
फाइल की लेंथ। ये जो फाइल की लेंथ है ये किसके बीच की दूरी होगी? तो आप बोलोगे सर लास्ट में दिख रहा है आपको पॉइंट, और यहां पर बना हुआ है ये हील, दिख रहा है ये हील। तो पॉइंट तथा हील के बीच की दूरी फाइल की लंबाई कहलाती है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वाला फेस क्या कहलाएगा? पॉइंट। क्या कहलाता है? पॉइंट, मतलब लास्ट वाला। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो आप बोलोगे सर टैंग के सामने वाला भाग, ये टैंग है ना, तो इसके सामने वाला भाग क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। तो पॉइंट मतलब टैंग के सामने वाला भाग। अच्छा जी, फेस क्या कहलाएगा? फेस जिस पर, बोलो, जिस पर कट्स बने होते हैं वो क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। जिस पर कट बने होते हैं वो क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ठीक है। तो ये है आपका क्या? फेस। फेस मतलब जहां कट बने होते हैं। कट बने होते हैं तो यहाँ पर कटिंग एज भी तो होंगी। तो फेस को ही क्या कहते हैं? कटिंग एज। कटिंग एज, फिर से मैं बोल रहा हूं कि एज नहीं, कटिंग एज। कटिंग एज मतलब काटने वाली एज। और फाइल का किनारा ये किनारे वाला है। फाइल की एज अलग है और कटिंग एज अलग है। फाइल की एज अलग है और कटिंग एज अलग है। ठीक है ना? इसको एक नाम और दे सकते हैं, साइड भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? साइड भी कहते हैं, बट फेस से ही काम आपका चल जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में जहां पर आपका कट नहीं रहता, जहां पर आपका कट नहीं रहता है वो पोर्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलो। हील। क्या कहलाएगा वो? हील कहलाएगा। चपटा भाग ही रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? उस पर कट्स वगैरह नहीं रहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? हील। हल्का सा झुका हुआ रहता है ये, और इस पर कट नहीं होते। इस पे कट नहीं होते हैं। जैसे आप देखो यहां तक पूरा कट बना हुआ है और यहां पर कट नहीं है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला फाइल का हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है? आपका टैंग है। तो इन दोनों को कोई अलग भी करता होगा। इन दोनों को कोई अलग भी करता होगा। कौन अलग कर रहा है डायग्राम में बताओ? शोल्डर। कौन अलग कर रहा है? शोल्डर। ठीक है। तो शोल्डर जो है वो टैंग और बॉडी को अलग करता है। टैंग और बॉडी को अलग करता है। अरे करता है, नहीं करता है? ठीक है। उसके बाद में टैंग, ये वाला हिस्सा मैं इधर बता दे रहा हूँ क्योंकि वहीं वहीं कचरा हो जाएगा। तो ये जो टैंग है ये फाइल का सबसे नरम भाग है। फाइल का सबसे नरम भाग होता है। इसके ऊपर हैंडल लगा होता है।
क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है। साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है। ये फाइल का सबसे पतला और सकरा भाग होता है। दिख रहा है डायग्राम में? कैसा होता है ये? सबसे सकरा और सबसे पतला। फाइल का सबसे सकरा व पतला भाग। पतला भाग। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? आपने हैंडल तो जरूरत नहीं है, ये हैंडल इसको पढ़ाऊं क्या? हैंडल जिसके ऊपर हाथ रखने के लिए एक ग्रिपिंग प्रोवाइड करवाने के लिए रखते हैं, तो वो हैंडल कहलाता है। अब हैंडल अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप रेती से आगे पीछे फोर्स लगाते हैं तो हैंडल के टूटने के चांसेस, क्योंकि बल लगाया जाता है, नीचे भी कठोर सत्ता है और आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हैंडल के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। हैंडल में दरार आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैंडल में क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम हैंडल के ऊपर पर एक इस प्रकार की पट्टी लगा देते हैं गोल। दिख रही है? ये क्या करेगी सर? ये वो जो हैंडल है जिस पर क्रैक आ सकते थे, ये दिख रहा है आपको स्पष्ट तरीके से? ठीक है। तो ये हैंडल के क्रैक्स आने से बचा देगा, दरार आने से बचा देगा। ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फेरूल। क्या नाम है इसका? फेरूल। तो फेरूल क्या करता है? हैंडल को दरार से बचाने के लिए। फेरूल क्या काम करेगा? हैंडल को दरार से बचाने के लिए। हैंडल को दरार से बचाने के लिए हैंडल को दरार से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो मेन मेन पार्ट्स थे वो खत्म हो गए। अरे हो गए मेन मेन पार्ट्स खत्म। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइल के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? फाइल के क्लासिफिकेशन की। देखो, आपको यहाँ पर कट्स के आधार पर अलग अलग दिख रहा होगा। शेप के आधार पर आपको अलग 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 दिख रहा होगा। किसी का ट्रायंगल दिख रहा है, किसी का स्क्वायर दिख रहा है, किसी का हाफ राउंड दिख रहा है, किसी का पूरा पूरा राउंड दिख रहा है, किसी का फ्लैट दिख रहा है। ठीक है। किसी का चाकू की जैसे एज दिख रही है, लास्ट वाली दिख रही है। तो आकार के आधार पर अलग दिख रहा है आपको, कट के आधार पर आपको अलग अलग दिख रहा है। तो इसको हम टाइप ना बोल के क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का क्लासिफिकेशन। फाइल का क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग होगा। अलग अलग आधार पर अलग अलग होगा। जैसे मैं बोलूं कि सर मेरे पास में आकार या आकृति के अनुसार देखेंगे हम, तो आकार या आकृति के अनुसार कौन कौन से देखे थे हमने यहाँ पर? फ्लैट, पहला फ्लैट टाइप का था। दूसरा राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड, और उसके बाद में नाइफ एज है सारे। तो इन्हीं को हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। पहला कि सर अकॉर्डिंग टू आकार के अनुसार। पहला क्या था? फ्लैट फाइल। पहला क्या था?
फ्लैट फाइल, समझ में आ रहा है? फ्लैट फाइल मतलब ये इसका जो सामने का हिस्सा जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलेंगे, टिप वाला हिस्सा, वो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा, पूरा पूरा कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। खैर इनकी पहचान अभी आगे बता रहा हूँ। दूसरा, पहले फाइलों के नाम जान लें कि किसके आधार पर क्या नाम दिए गए हैं, तो आप ऑटोमेटिक फिर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हाफ राउंड फाइल। तीसरा, राउंड फाइल। चलो, स्क्वायर फाइल। ठीक है। हैंड फाइल। ट्रायंगुलर फाइल। नाइफ एज फाइल। तो ये आकार के आधार पर कुछ आपको अलग अलग टाइप की फाइलें दिखने को मिलती हैं। क्लियर है? आकार के आधार पर आपको फाइल क्या दिखेंगी? अलग अलग। पहली जो फ्लैट फाइल है, पहली फाइल जो फ्लैट फाइल है, ठीक है। पहली जो फ्लैट फाइल है, इस फ्लैट फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है देखो। पहली चीज तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिख रहा है आपको? फ्लैट। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिख रहा है? फ्लैट दिख रहा है। ठीक है। इसमें काम की बात यह है कि आप अगर यहाँ पर अच्छे से इस डायग्राम को देखेंगे तो इतना हिस्सा आपका सीधा है और यह हिस्सा तिरछा है। अरे है ये। तो सीधा वाला हिस्सा कितना है? सीधा वाला हिस्सा ज्यादा दिख रहा है क्या कम? बोलो। तो ये 2/3 भाग इसका जो होता है वो समांतर रहता है, और 1/3 भाग कैसा रहता है? टेपर रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन यहीं से खत्म कि कौन सी फाइल है जिसका 2/3 भाग समांतर होता है। 2/3 भाग समांतर तथा 1/3 भाग टेपर होता है। कोनो दिक्कत? समझ में आ गया कैसे समांतर और टेपर दिख रहा है? बोलो। देखो, जो डायग्राम में दिख रहा है उसी के आधार पर अपन इसको देखेंगे। ठीक है। क्या काम करेगा सर? क्या काम करेगा? तो सतह को फ्लैट या फ्लैट सतह के लिए ये काम करेगा, नाम ही है। फ्लैट है तो फ्लैट सतह के लिए होगा। फ्लैट है तो फ्लैट सतह के लिए होता है। तो फ्लैट सतह के लिए यूज किया जाता है इसका। फ्लैट सतह के लिए।
अच्छा, और ये डायग्राम में आप देखो, ये अधिकांश तर जो है उस इसमें डबल कट होते हैं। क्या होते हैं? डबल कट होते हैं इसमें, डबल कट बने होते हैं। तो इसको डबल कट टाइप की फाइल भी बोल सकते हो। खैर अभी हम आकार के आधार पर देख रहे हैं तो कट का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ बोल सकते हैं, एग्जामिनर अगर ऐसा पूछ सकता है तो हमको अधिकांश तरीका कैसा दिखेगा? डबल कट टाइप का दिखेगा। ठीक है, आगे पीछे हो गया क्या? राउंड ऊपर है, हाफ राउंड नीचे है। ठीक है, तो राउंड, और इसको कर देंगे अपन हाफ राउंड, हाफ राउंड। खैर आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डायग्राम में जैसा लिखा है उसके आधार पर देख लेते हैं। राउंड फाइल, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा आपको? पूरा गोल वृत्ताकार। तो क्या काम करेगा ये? भाई कोई पाइप के अंदर की सतह को आपको चिकनी करना है या घिसना है, या कोई खोखले बेलन के अंदर क्या घिसाव करना है, तो उसके लिए आप इस सर्कुलर फाइल का यूज कर सकते हो। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? मतलब वृत्ताकार होल को थोड़ा सा बड़ा कर देगा घिस घिस के। अरे कर देगा। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? वृत्ताकार होल को बड़ा करने में कोई दिक्कत? अच्छा, हाफ राउंड है तो क्या होगा? आधा फ्लैट रहेगा और आधा राउंड रहेगा। आधा फ्लैट रहेगा और आधा क्या रहेगा आपका? राउंड रहेगा, गोल रहेगा। इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? बोलो, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? हाफ राउंड है तो कहाँ यूज कर सकते हो? कोई कर्व खांचा वगैरह है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, वक्र वगैरह में। ठीक है, वक्र में या कर्व में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कर्व खांचा में, खांचा में, कर्व खांचा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो दिखेंगे वो सिंगल कट दिखेंगे, क्योंकि हाफ राउंड है तो ऐसे गोल 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 कट बनेंगे। थोड़ा ही में बोल्ट जैसे, बोल्ट को बीच से काट दो, अरे ऐसा ही बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या दिखने को मिलेगा आपको? सिंगल कट होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या करेगा ये? जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक स्क्वायर होल बना दिया हमने, इस बोर्ड को काट के यहाँ से स्क्वायर होल बना दिया। अब उसमें गोल वाली फाइल को घुसा के बड़ा करना है तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हो ना। मान लीजिए मुझे यहाँ से ये इतना बड़ा होल लगाना है, ये मैंने कट कर दिया, लेकिन ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है, इसको सही फिनिश करना है। काट तो दिया है मैंने, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर फाइल लूंगा, यहाँ से ऊपर नीचे करूंगा तो ये कोने से कोना टकराते जाएगा, और सर्कुलर करूंगा तो यहाँ तक आएगा, ये कोना बच जाएगा। इधर पर करूंगा तो ये कोना भी निकल जाएगा, ये कोना भी निकल जाएगा सही से। अरे होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हो? स्क्वायर फाइल का। तो स्क्वायर फाइल का यूज अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे सर? स्क्वायर होल, स्क्वायर होल, या कोई खांचा है उसको, या कोई कीवे है उसको बड़ा करना है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर होल का यूज करोगे। जैसे यहां से मैंने इतना स्लॉट काट दिया ऊपर वाला, तो ये तो खांचा कहलाएगा, ये कीवे कहलाएगा। इसको भी सही करना है। कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल या थोड़ा सा स्क्वायर छेद नजर आ रहा है तो मार दो इसको।
ठीक है। तो आप स्क्वायर में क्या देखोगे, यूज स्क्वायर होल में आयताकार होल में, आयताकार भी तो हो सकता है ना, आयताकार होल में और कीवे में। हाँ, कीवे में। ठीक है, एक हिंदी इंग्लिश लिख दिया ताकि समझ जाए आप। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। हैंड फाइल हाथ से चलेगी, हैंड फाइल हाथ से चलेगी, वो जो खेती बाड़ी के काम में देखा होगा। क्या पहचान है इसकी, फाइल फर्स्ट और फाइल एफ, जो हैंड फाइल है और पहले नंबर की फाइल है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखोगे तो आपको सेम नजर आ रहा होगा, दिखने में आपको सेम नजर आ रही होगी। अंतर क्या है सर, अंतर क्या है, तो सर इसकी जो चौड़ाई है वो तो बराबर रहती है, लेकिन मोटाई में हल्का सा टेपर रहता है, जो आपको दिखेगी नहीं यहाँ पर। चौड़ाई सेम रहेगी लेकिन मोटाई में हल्का सा क्या रहता है, टेपर रहता है। अब इसको थोड़ा सा मुझे ना हटाना पड़ेगा क्योंकि लिखते नहीं बनेगा यहाँ। इसकी चौड़ाई समान होती है लेकिन मोटाई में टेपर होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर फिनिश करने का काम करती है ये, 90 डिग्री पर फिनिश करती है। अगली क्या है आपका, अच्छा ट्रायंगुलर उल्टी हो गई यार तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें जब नोट्स बनाएंगे ना तब उसको सही कर लेंगे। ट्रायंगुलर फाइल, ये तो क्या डायग्राम दिख जाता है तो आपको समझने में आसानी जाती है इसलिए ना। ट्रायंगुलर फाइल, इसी ट्रायंगुलर फाइल को और एक नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है। हाँ, इसको थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, तो सर दिख ही रहा है ट्राइंगल है, मतलब वी आकार के स्लॉट के लिए उपयोग किया जाएगा इसका। इसको क्या कहते हैं, थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। क्या काम करता है ये, तो 60 डिग्री से अधिक कोण के लिए वी आकार के स्लॉट के लिए, ठीक है, वी आकार का स्लॉट कहीं पर है, 60 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है, तब आप किसका यूज कर लोगे, इसका। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड होती है, आरी जो होती है, आरी के दांतों के बीच में अगर मुझे रेती उसको पैना करना है तो किस प्रकार की रेती का उपयोग करूंगा, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगुलर रेती। किसका, ट्रायंगुलर रेती, ठीक है, आरी के दांते में। ठीक, अब नाइफ एज चाकू के जैसे दिखने वाला, अब कहाँ लिख दूं, नीचे।
नाइफ एज। तो नाइफ एज में आप देखो जो आखिरी वाला हिस्सा है वो कैसा दिखता है आपको? चाकू जैसे दिखता है। कैसा दिखता है? चाकू जैसे दिखता है। समझ में आ रहा है? अब चाकू जैसे है तो क्या होगा? बहुत नेरो स्लॉट, बारीक बारीक स्लॉट को रेतने के लिए। किसके लिए? बहुत नेरो स्लॉट, पतले स्लॉट, बारीक स्लॉट को रेतने के लिए रहते हैं। बहुत सकरे हैं तो चाकू जैसे वो चला जाएगा, रेत के आ जाएगा। ठीक है। किसके बीच में काम करता है? तो 10 डिग्री से ऊपर व 30 डिग्री से कम के कोण पर या के लिए ट्रायंगल 60 के ऊपर वाले, और ये 10 डिग्री से कम रहेगा तो फिर वो जा नहीं पाएगा, और 30 डिग्री से ऊपर हो गया तो कोई मतलब नहीं रहता इसका, है ना। तो इस प्रकार से ये आकार के आधार पर जो है फाइलें हमने देखा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। आकार के आधार पर फाइलों को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं ग्रेड के आधार पर। किसके आधार पर? ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर। ग्रेड मतलब सिंपल सा जो आपने देखा होगा दांतें, उसी के आधार पर। तो देखो ग्रेड के आधार पर जब आप देखोगे कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बता दूंगा। किधर दिखा है? चलो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेड के आधार पर फाइलें देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा मैं आपको, है ना। सबसे पहले रफ फाइल। ठीक है। कौन सी फाइल होगी? रफ फाइल। क्या पहचान है सर रफ फाइल की? इसमें तो डायग्राम में तो रफ फाइल उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। रफ फाइल हमें लगता है कि ये सर ये रफ काम के लिए होगा, लेकिन रफ फाइल में जो दांतों की बीच की दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो लगभग चिकनाहट के जैसे दिख रहा है। दिख रहा है। तो दांतों के बीच की दूरी कम होगी, समझना थोड़ा सा यहाँ पर। अगर दांतों के बीच की दूरी कम हो रही है तो वो बहुत ज्यादा धातु को नहीं काट सकता।
बहुत ज्यादा कठोर धातु को नहीं काट सकता। थोड़ा समझो, अगर मैं चाकू से किसी प्लास्टिक को काटूं तो क्या कटेगा? तो आप बोलोगे या फिर मैं लोहे की काटने वाली जो आ रही है उससे पाइप को काटूं, मोटा पाइप है। तो आप देखते हैं कि सर, जब हम प्लास्टिक को काटने बैठते हैं तो थोड़ा बहुत काटने के बाद प्लास्टिक उसके दांतों के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण वो पूरा चिकना हो जाता है। वो बात अलग है कि आप घर में छोटा मोटा पाइप काटते हैं तो वो ताकत से निपटा देता है, बट आप जब बड़े प्लास्टिक को काटेंगे तो वो क्या करेगा, दांतों में फंस जाएगा, क्योंकि उसके दांतें दूर दूर हैं तो उसमें प्लास्टिक फंस जाएगी। अब प्लास्टिक फंस जाएगी तो क्या होगा, वो प्रॉपर वे पर कटिंग नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर एल्यूमिनियम को काट रहे हैं तो भी वो प्रॉपर वे पर कटिंग नहीं करेगा। तो उसको कटिंग करने के लिए क्या करेंगे हम? तो आप बोलेंगे सर, किनारे किनारे, अगर बहुत किनारे किनारे पर दांतें रहें तो क्या होगा? बहुत किनारे किनारे दांतें रहे तो और जल्दी फंस जाएगा। वो तो और जल्दी फंस जाएगा। अरे फंसेगा नहीं फंसेगा? तो फिर क्या करे, कैसे समझे इसको? तो सर अगर दांतों की संख्या दूर है तो फंसना कम है, और जहाँ फंसने वाले, जैसे हमने प्लास्टिक की अभी बात की है, इसमें दांतें दूर दूर थे तो फंस रहा था लेकिन कम फंस रहा था। अब दांतों को किनारे किनारे कर दिए तो थोड़ी देर में जाम हो गया, वो तो हो गया थोड़ी देर में जाम। अरे हो गया नहीं हो गया? तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ऐसी स्थिति में हमको मतलब थोड़ा सा, अगर प्लास्टिक को काटना है तो दांतों को दूर ही रखें ताकि बीच में प्लास्टिक ना फंसे, वो निकल जाए। ठीक है। आप बड़ी चीज को काटोगे तो वैसे भी वो फंसेगा, आपको निकालना पड़ेगा समय समय पर। लेकिन हमने क्या करा, जैसे बड़े बड़े बीच में थोड़े से दूर दूर दांतें रख के देखा तो कुछ देर काटता है और फिर काटना बंद कर देता है। तो हमने कहा चलो छोटा रख के देखते हैं। छोटा रख के देखा हमने, तो छोटा तो 2 मिनट में ही उसने बंद कर दिया। तो बंद तो दोनों स्थिति में हो रहा है, लेकिन वहां काफी देर बाद हो रहा था, यहाँ पर 1 मिनट या 2 मिनट में ही बंद हो जा रहा है, क्या काम करना बंद कर दे रहा है। तो हमने ये देखा कि अगर दांतों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाए तो वो प्लास्टिक जो फंस रही थी वो लेट या बाद में या काफी देर चलने के बाद फंसेगी। ठीक है, काफी देर चलने के बाद फंसेगी। तो वैसे ही अगर हमको, अगर नरम धातुओं को काटना है, प्लास्टिक मतलब नरम हो गया है ना, से एल्यूमिनियम को काटना है, कॉपर को काटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दांतों के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा या ज्यादा? तो दांतों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। ज्यादा करेंगे, नहीं तो वो नरम वाली चीज एल्यूमिनियम काट रहे हैं तो एल्यूमिनियम फंस जाएगा उसमें। तो उनके बीच में, दांतों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी के बेहाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया, रफ फाइल। रफ फाइल का मतलब होता है कि भैया इसमें पर फीट दांतों की संख्या जो है वो कम रहेगी। रफ इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें लगभग लगभग 8 टिथ पर फीट होता है। मतलब 8 दांते। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, लगभग लगभग 8 टिथ पर, सॉरी फीट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर। 8 टिथ पर सेंटीमीटर है ना, क्योंकि फीट तो बड़ा हो गया। तो पर सेंटीमीटर में कितने होंगे, लगभग 8 दांते होंगे। मतलब दांते दूर दूर हैं, इसलिए ये क्या है, रफ है। कहाँ यूज करते हैं सर? तो मुलायम धातु में।
सॉफ्ट धातुओं के लिए, ठीक है, मुलायम धातुओं के लिए होगा, ठीक है। अब दूर दूर हैं तो जल्दी जल्दी काट देगा, दूर दूर हैं तो जल्दी जल्दी काट देगा। तो सबसे अधिक धातु को उतारता है ये। अच्छा, उतारने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा, जैसे यहाँ से आपको मोटा मोटा काटना है या आपको ज़्यादा धातु काट के सुपर फिनिश करना है, तो उस समय पर ये काम देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा धातु को उतारता है, ज़्यादा धातु को काटता है या उतारता है ना, ज़्यादा धातु को उतारता है। एक्चुअल में ग्रेड जो जाता है ना, वो याद रखना, ये ग्रेड का मतलब है कि कितना फिनिश है, कितना स्मूथ है या फिनिश है, फिनिश देता है उसके आधार पर। तो जाहिर सी बात है ये फिनिश कम देगा, ये फिनिश कम देगा। इसके बाद में हमने लाया, अच्छा एक डायग्राम में बताता हूं, उसके आधार पर आप समझ जाओगे। ठीक है, इसके आधार पर आप समझ जाएंगे। ग्रेड मतलब किसको बता रहा है, ये स्मूथनेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्मूथनेस को। तो भाई रफ है तो इसकी स्मूथनेस कम होगी, दूर दूर है ना टिथ, टिथ जितने किनारे रहेंगे, दांते जितने किनारे रहेंगे, उतना सुपर फिनिश देगा वो। तो जाहिर सी बात है इसमें टिथ की संख्या क्या होगी, जिसमें टिथ कम है, यहां पर टिथ पर सेंटीमीटर क्या होगा, कम, और इधर क्या होगा, टिथ पर सेंटीमीटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा सबसे अच्छा और ये होगा सबसे कम फिनिश। तो दूसरा, इसी की ओर दूसरा जाएंगे तो क्या आएगा, बस्टर्ड। बस्टर्ड फाइल, ये बस्टर्ड फाइल क्या होता है सर, बस्टर्ड फाइल मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा, इससे थोड़ा सा अच्छा। थोड़ा सा अच्छा का मतलब क्या है, थोड़ा सा अच्छा का मतलब क्या होता है कि सर 1 सेंटीमीटर में टिथ की संख्या थोड़ी बढ़ गई होगी, 1 सेंटीमीटर में टिथ की संख्या बढ़ गई होगी, तो 8 से हो गई 12, 12 दांते पर सेंटीमीटर, थोड़ा सा बढ़ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ गया। और ये क्यों पूछा जाता है और इसमें क्या पूछा जाता है, देखो इसमें दो चीज पूछी जाती है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है बास्टर्ड। और ये अच्छी बात है कि नरम के लिए भी काम कर जाता है और हार्ड के लिए भी। बीच का है ना बेचारा, उधर भी चला लो इधर भी चला लो, चल जाता है। मतलब ये दोनों के लिए होता है, सॉफ्ट व हार्ड, दोनों धातु के लिए। ये दोनों धातुओं के लिए यूज हो जाता है। इसके बाद में तीसरा है आपका सेकंड कट। सेकंड कट फाइल,
सेकंड कट फाइल है तो इसमें आपकी टिथ और बढ़ गई, 12 से और ज्यादा बढ़ गई, वो लगभग 16 हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो यहां पर टिथ की संख्या कितनी हो गई, बढ़ गई। सर 16 पर सेंटीमीटर हो गई मान लो, मतलब 16 टिथ पर सेंटीमीटर। दांतों की संख्या ज्यादा होने का मतलब है दांतें किनारे किनारे होना, क्योंकि जगह तो उतनी है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कमरा तो उतना ही बड़ा है। 100 बच्चे हैं तो अलग डिस्टेंस होगी दो के बीच में, और 500 बैठ गए यहीं पर तो मामला अलग होगा। 50 हैं तो मामला अलग होगा, 300 हैं तो मामला अलग होगा। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर भी है, रूम उतना ही है, पर सेंटीमीटर में ही हम काउंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, तो सर अच्छी फिनिश तो देगा, और वो नरम के लिए था तो ये कठोर के लिए हो जाएगा। अच्छी फिनिश देगा, और किसके लिए होता है, कठोर धातु के लिए। किसके लिए होगा, कठोर धातु के लिए। अब और अच्छी फिनिश चाहिए तो नाम नाम में ही है, स्मूथ फाइल। बहुत अच्छा चाहिए तो क्या होगा, स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में क्या होगा सर, तो जाहिर सी बात है ग्रेडों की संख्या बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 24 टिथ पर सेंटीमीटर। सुपर फिनिश देगा, सुपर फिनिश के लिए। तो सबसे अच्छी फिनिशिंग कौन देगा ये आपने यहां पर देख लिया। ठीक है, अच्छा याद रखना जो सुपर फिनिश होगा वो धातु कम काटेगा, और जो कम फिनिश देगा वो धातु ज्यादा काटेगा। तो सबसे ज्यादा धातु को उतारता कौन था, और सबसे कम कौन उतारेगा, सबसे कम स्मूथ फाइल उतारेगा। सबसे कम धातु उतारता है। अरे सिंपल सी बात है, दांतों की संख्या कम तो मुलायम, जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ते जा रही है तो कठोर की ओर जा रहा है, जा रहा है ना। दांतों की संख्या कम तो थोड़ी खुरदरी सतह, जैसे जैसे दांतों की सतह बढ़ते जाएगी चिकनी सतह आते जाएगी और धातु कम कटते जाएगी। समझ में आ गई। तो देखो ये टॉपिक ना एक साथ अगर यहाँ पढ़ोगे तो चीजों को समझ पाओगे, अन्यथा जब ऑप्शन आते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये क्रॉस सेक्शन के आधार पर यूजेस पूछेगा, तो ये स्मूथनेस के आधार पर। अब कट के आधार पर देखेंगे अपन, किसके आधार पर, कट के आधार पर। कट भी तो दिख रहे हैं अलग अलग, है ना। तो कट के आधार पर देख लेते हैं। कट के आधार पर ये बड़ा हो गया क्या कुछ, मतलब कंजस्टेड हो गया क्या, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरी फाइल ना एक साथ खत्म हो जाएगी यहाँ पर मतलब जितना भी कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा साल में एक बार पूछता है एग्जाम में, तो उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट ये बार बार पूछता है ना, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना रहता है, तय है। कट के आधार पर देखो, तो कट के आधार पर अब थोड़ा सा एक डायग्राम देखा, सिंगल कट डबल कट देखा होगा आपने। कट के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं।
कुछ दिखेगा इसमें? कुछ उतना समझ नहीं आ रहा लेकिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसे समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। कुछ एक आध दो यहाँ से देख लेते हैं। कट के आधार पर देखो आपको कुछ अलग अलग फाइल नजर आएंगे। इसको हटा ही दे रहा हूँ। कट के आधार पर बेसिकली ये 6 टाइप की होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई कट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला तो है आपका सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल का मतलब है कि सर यहाँ पर जो कट होंगे फाइल के अंदर वो किसी एक दिशा में होंगे। तो एक दिशा में होंगे तो पूछा जाता है कि भाई इसका एंगल कितना होगा। यहाँ से एंगल कितना होगा? तो 60 डिग्री का होगा। कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सिंगल कट है, 60 डिग्री का एंगल होगा। जितने भी आपके घरों में औजारों को पजाने के लिए आप फाइल यूज करते हैं वो सारी क्या है? सिंगल कट। क्या है वो? सिंगल कट। औजारों को धार लगाते हो वो क्या है? सारी सिंगल कट है। ठीक है। क्या करेगा ये? तो सर ये सिंगल कट कठोर धातु को रेतता है। किसके लिए होता है? कठोर धातु को रेतता है। रेतना मतलब जानते हैं ना, हिंदी नाम ही है इसका रेती। फाइल को क्या कहते हैं? रेती, है ना? रेती। ठीक है। दूसरा, एक तो हो गया एंगल थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, कठोर धातुओं को रेतता है। और क्या करेगा? तो अभी मैंने बताया था कि जितने औजार हैं उनको धार लगाने में, है ना, तो उपयोग होगा औजारों को धार लगाने में। औजारों को धार लगाने में। औजारों को धार लगाने में कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। दूसरा आपका टाइप हो गया डबल कट। डबल कट फाइल। दूसरा क्या हो गया? डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में क्या होगा? ऐसे कट बने रहेंगे डबल। अरे बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? तो इसमें आपके 2 प्रकार के एंगल निकल के आते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के कट निकल के आएंगे सर? 2 प्रकार के। एक कट ऐसा सीधा जा रहा है, देखो यहां से ये, और एक कट इधर ऊपर जा रहा है। जा रहा है। तो सर ऊपर वाले कट को अपकट कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? अपकट कहते हैं, जो 51 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 51 डिग्री का होता है। और जो नीचे वाला कट होता है उसको ओवर कट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर कट, जो कितने का होता है? 70 डिग्री का। तो पहला क्वेश्चन तो बार बार यही पूछा जाता है कि अपकट, अपकट कितना होगा? 51 डिग्री का। ठीक है। और सर इसको क्या बोलेंगे हम? ओवर कट। ठीक है, ओवर कट। ओवर कट कितना होता है? 70 डिग्री का। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों एंगल। एंगल पूछेगा 51, 70, और उधर क्या था? 60। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण डबल कट में होता है? 51, 60, 75, 80। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप से ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बनते हैं। किसके लिए होता है? तो सर दो कट हैं तो ज्यादा धातु को काट देगा, खटाखट खटाखट। मतलब मोटा मोटा काम करना है तो इसका उपयोग कर लो। रफ कार्यों के लिए। किसके लिए होगा? रफ कार्यों के लिए। रफ मतलब मोटा मोटा कहीं से काट पीट के निकालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डबल कट का। ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सिंगल कट और ये क्या हो गया आपका? डबल कट। इसके बाद में रेस्प कट दिख रहा होगा आपको। रेस्प कट। क्या? रेस्प कट क्या होता है सर? हाँ, हाँ, ऐसे दूर दूर गोल गोल धब्बे टाइप के होते हैं। होते हैं ऐसे। कहाँ काम करेगा? तो भैया जैसे कि चमड़े वगैरह का कोई काम है, या जानवरों की खुर को घिसना है। ठीक है। या आपके नाखून तो खैर छोटे हैं, लेकिन जानवरों के नाखून बड़े होते हैं, खुर। तो हाँ, पंचर बनाने वाले में भी आप देखेंगे वो छोटे छोटे दाते 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 वो जाली के ऊपर लगा के। तो वो क्या है? आपके रेस्प कट है। क्या है वो? रेस्प कट। मतलब कहाँ यूज होगा? तो सर लकड़ी में यूज हो सकता है, चमड़े में यूज हो सकता है, रबर में यूज हो सकता है। ठीक है ना? इन जगह इनका उपयोग होता है। ठीक है। रेस्प कट। इसके बाद में क्या है? तो सर अब उपयोगिता के आधार पर आप देखोगे तो स्पाइरल होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है। स्पाइरल कट भी होगा और सर्कुलर कट भी होगा। स्पाइरल मतलब ऐसा चलेगा, है ना? स्पाइरल कट, स्पाइरल कट, सर्कुलर कट। चाहिए सर्कुलर कट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया सर्कुलर कट किसके लिए होता है? कठोर के लिए होता है या मुलायम के लिए होता है? मुलायम के लिए होगा। किसके लिए होगा? मुलायम के लिए होगा। मुलायम धातु के लिए। अब यही तो कंफ्यूजन होता है। हम लोग क्या करते हैं, मुलायम धातु के लिए इधर से रट के चले जाते हैं। कौन सा वाला? मुलायम धातु के लिए यहां से रट के चले गए, कौन सा? स्मूथ फाइल या डबल कट। अब भैया डबल कट तो यहाँ भी है। डबल कट तो यहाँ पे भी है। हो गया, कंफ्यूज आ गया है। इधर भैया ये जो डबल कट, क्या हो गया ये?
ये कब डिलीट हो गया? अब बता ही नहीं रहे, ये डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ भी कठोर दिया हुआ है, लेकिन सर यहाँ पर और ये इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ सेकंड कट लिखा रहता है और यहाँ डबल कट लिखा रहता है, लेकिन हम समझने में तो डबल दो सेकंड दो, समझ में आ रहा है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर सेकंड कट लिखा हुआ है और वहां पर डबल कट लिखा हुआ है। ठीक, नहीं तो क्योंकि ये तो क्या है आपका कठोर के लिए है, और इधर से देखो मुलायम है, सॉरी कठोर है इधर, कठोर से मुलायम की ओर जा रहे हैं, और इधर मुलायम से कठोर की ओर आ रहे हैं, तो फिर तो गलती हो जाएगी। तो कैसे याद रखोगे भाई, डबल कट है वो, और ये सेकंड कट नाम है, लेकिन एक ग्रेड के आधार पर है। किसके आधार पर है? ग्रेड के आधार पर, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग है। तो ये कंफ्यूजन होता है, अब यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यहाँ सेकंड कट और यहाँ पर क्या है, डबल कट। अच्छा, सर्कुलर हो गया, स्पाइरल हो गया, खत्म हो गई पूरी। हाँ सर, आपने 6 बताए हैं और ये तो 5 लिख के निकल लिए आप। क्या होगा छठवा? बोलो, छठवा क्या होगा बताओ। नहीं पढ़े? हाँ जी बताओ, छठवा क्या होगा? अरे बोलो। सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, रेस्प कट हो गया, और बोलिए। ट्रायंगुलर कट, और कुछ नहीं होता, और सोचो। ट्रायंगुलर कट वगैरह कुछ नहीं होता। बुक में नहीं मिला, सिंगल, डबल, रेस्प, स्पाइरल, सर्कुलर, और बोलो। हाफ सर्कल। क्या होगा? हाफ सर्कल। हाफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक फाइल और पूछ लिया जाता है इसके अंतर्गत, सुपर डैड करके आता है। सुपर डैड, सुपर डैड है मतलब और भी ज्यादा इससे फिनिश होगा। ठीक है, सुपर डैड है मतलब इससे भी ज्यादा क्या होगा, स्मूथ होगा। सबसे ज्यादा स्मूथ, सुपर डैड। ये बड़ी महंगी धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, और यहीं पर आपका ये क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म होता है। क्लियर है? और फाइल के 90% कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो इसी में आपके
क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन